हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का दूसरा प्रैक्टिकल लेके आई हूँ जिसका नाम है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा तो उसके दो पक्ष होंगे, एक सैद्धांतिक पक्ष होगा और एक क्रियात्मक पक्ष होगा, जिसमें से सबसे पहले हम सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष में हम यहाँ देखते हैं कि हमारा स्टार्ट रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, जिससे हम किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी बालक के बारे की बुद्धि के बारे में पता लगाते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसकी क्या क्या बुद्धि में क्या क्या चीज़ें विशेषताएं पाई जा रही हैं और वह किस क्षेत्र में जाएगा, वो उसके भविष्य के बारे में भी हम बता सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा बुद्धि का एस्पेक्ट्स क्या है इसमें सैद्धांतिक पक्ष। तो देखिए, सैद्धांतिक पक्ष लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बुद्धि के बारे में लिखेंगे कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि के बारे में लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मानव को बुद्धि के कारण ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझा जाता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको बुद्धि दी गई है ना। और फिर इसके बाद हम लोग बुद्धि की परिभाषाएं लिखेंगे। बुद्धि की परिभाषाएं देखिए, यहाँ पे 4 परिभाषाएं मैंने इंडिकेट की हुई हैं। ये इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इनको मैंने इंडिकेट किया हुआ है, आप लोग इनको लिखेंगे। पहली है वुडवर्थ की, थॉर्नडाइक की नेक्स्ट है, फिर स्पीयरमैन की है, देन भारतीय दर्शन के अनुसार है। ठीक, इसके बाद बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार है ना, कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला गैरेट ने बताया है। गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली तो है मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये सबसे फेमस भी है। ये जो आपके बुद्धि के प्रकार गैरेट के अनुसार हैं, ये फेमस भी हैं आपके, है ना। इन्हीं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर इंटेलिजेंस के में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो मूर्त बुद्धि क्या है, इसे गत्यात्मक या क्रियात्मक बुद्धि भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो मूर्त बुद्धि होती है ये यांत्रिक बुद्धि होती है, मतलब इसका संबंध जो होता है वो यंत्रों और मशीनों से ज़्यादा होता है। और इसका जो प्रसिद्ध परीक्षण है वो कौन सा है, मिनीसोटा असेंबलिंग टेस्ट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आएंगे, जो वैज्ञानिक बनते हैं या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर आदि आते हैं, जो इंजीनियर होंगे, वैज्ञानिक होंगे, वो इस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, फिर अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। इसमें क्या होता है, इसमें सूक्ष्म चिंतन और मनन आता है, मतलब इसमें ऐसे लोग आएंगे जो चिंतन और मनन के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो पढ़ने में, लिखने में, प्रतीकों के प्रयोग करने, सूत्रों के हल करने और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है इस बुद्धि से। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, कलाकार आएंगे, चित्रकार आएंगे, कवि आएंगे, लेखक आएंगे, दार्शनिक आएंगे। ठीक है, फिर सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है, इसमें सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। व्यवहार कुशल होता है, उनमें सहयोग, सहानुभूति, सद्भाव, समाज सेवा आदि गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुशल नेता, मंत्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। देखो, वही लोग ज़्यादातर आके बातें करेंगे, अगर आपको नहीं भी जानते हैं तब भी वो आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वोट मांगना होता है ना। तो इसमें सामाजिक बुद्धि में मंत्री, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने भी 3 प्रकार बताए हैं। देखो, जब हम इन वाले प्रकारों को डिस्क्राइब कर देते हैं तो फिर हमें इनको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हीं से मिलते जुलते हैं। थॉर्नडाइक ने भी 3 बताए हैं, सूक्ष्म बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। फिर ये गुणवत्ता के आधार पर बांटा, इसको किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं बांटा है, इसको गुणवत्ता के आधार पर केवल विभाजित किया गया है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि मतलब जो आप जन्म से, आपको आप कह सकते हैं कि जो जन्म से आपको मिलती है। और विशिष्ट बुद्धि वो होती है जो हम अर्जित करते हैं, मतलब जो हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो दूसरे के पास, दूसरों से हमें अलग करती है, उसे हम विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है बुद्धि के सिद्धांत, जो हम लिखेंगे अब इसके आगे अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, वो होंगे हमारे सिद्धांत।
बुद्धि के सिद्धांत हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। हम केवल सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि कौन सा सिद्धांत है और किस मनोवैज्ञानिक ने उसे दिया है। ठीक, तो सबसे पहले एक कारक सिद्धांत है, बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बहुतत्व सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। मानसिक बुद्धि सिद्धांत पियाजे ने दिया है। प्रतिदर्श बुद्धि सिद्धांत थॉम्सन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत फिलिप वर्नर ने दिया है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में। अब बुद्धि परीक्षण जिससे हम बुद्धि का मापन करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखो, वो केवल 2 प्रकार के होंगे। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और सामूहिक जिसको ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और एक अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। इसी तरह सामूहिक में भी है, इसमें भी 2 होते हैं। एक शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा और एक अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद लिखेंगे कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग हम करते क्यों हैं, क्यों हम इसका उपयोग करते हैं, क्या इसका रीज़न है। तो इसका रीज़न क्या है? छात्रों के वर्गीकरण में इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? छात्रों के वर्गीकरण में कैसे किया जाता है कि हमको ये पता लगाना है कि बालक कौन सा अधिक प्रतिभाशाली है या साधारण है या मंद बुद्धि है, तो हम उसके अनुसार उसकी पहचान करके उसके अनुरूप उसको शिक्षा व्यवस्था दे पाएँ। इसलिए हम छात्रों का वर्गीकरण इस बुद्धि परीक्षण की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, फिर विद्यालय में प्रवेश देने में, अब विद्यालय में प्रवेश देने में हमें ये पता रहता है कि कौन सा जो छात्र है वो किस कक्षा के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी चाहिए, तो हम उसमें प्रवेश के टाइम भी हम इस बुद्धि परीक्षण की सहायता ले सकते हैं। फिर छात्रवृत्ति के चुनाव में, अब छात्रवृत्ति देखो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम सबको नहीं दे सकते, तो हम उन प्रतिभाशाली बच्चों का चुनाव करते हैं इस बुद्धि परीक्षण की सहायता से जिनको हमें छात्रवृत्ति देनी होती है। फिर है छात्रों के पाठ्यक्रम चुनाव में परामर्श देने में। अब बुद्धि परीक्षण की सहायता से हम छात्रों को देखो उनकी विशिष्ट योग्यताओं का पहले पता लगाते हैं कि उनके अंदर क्या क्या योग्यता है। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होगा, और जो नॉर्मल है मतलब जो सामान्य बुद्धि का है उसके लिए वैसा पाठ्यक्रम रहेगा, और जो मंद बुद्धि है उसके लिए वैसा पाठ्यक्रम। अब ये नहीं है कि एक सामान्य बुद्धि उसके लिए हम प्रतिभाशाली वाला लगा दें तो उसके लिए वो दिक्कत की बात रहेगी, और मंद बुद्धि वाले के लिए अगर हम प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बच्चे का लगा देते हैं पाठ्यक्रम तो क्या होगा, वो नहीं पढ़ पाएगा, उसे और समस्या होगी और वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, मानसिक योग्यता के विकास में सहायता करने हेतु। अब मानसिक योग्यता के इसमें क्या होता है, मानसिक योग्यताओं के विकास में कैसे सहायता करेगा बुद्धि परीक्षण, मतलब जब हम किसी भी बच्चे का बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हमें उसी कमियों या दोषों का पता चल जाता है, तो हम उसी पर फोकस करके उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक, आ गया ना समझ में? अब देखिए इतना लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यावसायिक चुनाव में। अब बुद्धि परीक्षण देखो कि क्या बच्चा किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, उसका कौन सा एस्पेक्ट सबसे अच्छा है, उसको देखते हुए हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, तो हमें उसका कौन सा एस्पेक्ट अच्छा है ये पता चल जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको व्यवसाय चुनाव करने में उसकी सहायता करते हैं, ताकि उसे ये पता रहे कि वो किस फील्ड में आगे जा सकता है और अच्छा कर सकता है ना। फिर देखो प्रतिभाशाली बालकों के चयन में, ये पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना है तो हम बुद्धि परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। मार्गदर्शन व परामर्श देने में, बिल्कुल अगर हमें मार्गदर्शन या परामर्श किसी को देना है, किसी की समस्याओं का समाधान करना है, तो पहले तो उसकी बुद्धि के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जज करेंगे तभी तो दे पाएंगे। तो उसकी बुद्धि का जब तक हम परीक्षण नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा उसको हम किस प्रकार का मार्गदर्शन दें, है ना। तो उसके लिए हम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। अनुसंधान में बिल्कुल जो छोटी छोटी समस्याएं विद्यालयों और महाविद्यालयों में आती रहती हैं तो उनका हम कैसे समाधान करें, अनुसंधान के थ्रू करते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, बच्चे के ऊपर बुद्धि परीक्षण को अप्लाई करेंगे, देन हमें समस्या का पता चलेगा, फिर हम उसकी रिसर्च करेंगे कि ये समस्या क्यों आ रही है। अब फिर देखिए बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, है ना।
IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट कहते हैं इसको। MA मेंटल एज होता है, CA क्रोनोलॉजिकल एज होता है, इंटू 100 करते हैं। मानसिक आयु वो होती है जो बच्चे का मेंटल एज होती है, मतलब वो किस एज का समझ पा रहा है। वास्तविक आयु मतलब जो बच्चा जैसे 4 साल का है तो उसकी जो वास्तविक आयु है, शारीरिक आयु जिसको कहते हैं, वही वास्तविक आयु होती है। ठीक है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। देखो 0 से 24, अगर 0 से 24 उसका IQ है तो वो कैसा होगा? जड़ बुद्धि, इडियट प्रकार का होगा। और 25 से 49 तो मूड होगा, इम्बेसाइल होगा। 50 से 69 मूर्ख, मोरेंस होगा। 70 से 79 फीबेबल माइंडेड होगा। 80 से 89 डल होगा, मंद बुद्धि। 90 से 109 एवरेज होगा। 110 से 119 वेरी सुपीरियर होगा। और 140 से अबव जो है वो जीनियस होगा। ठीक है। अब देखिए हमारा ये खत्म होता है, सैद्धांतिक पक्ष जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं, जिसमें देखो हम पहले क्या है कि हमारा परीक्षण है, उसका नाम क्या है? परीक्षण का नाम है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सबसे पहले क्रियात्मक पक्ष में हम परीक्षण का नाम लिखते हैं, उसका नाम क्या है? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, क्योंकि यह एक प्रकार का टेस्ट है। फिर देखिए उद्देश्य क्या है? प्रयोज्य की मानसिक योग्यता का मापन करना। जाहिर सी बात है, हम बच्चे की बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी मानसिक योग्यता का ही मापन करेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट का मानसिक योग्यता का हम उसका मापन कर रहे हैं। फिर देखो प्रयोज्य का परिचय देना है। प्रयोज्य मतलब जिस सब्जेक्ट को हम लाए हैं उसके ऊपर हमें प्रयोग करना है, परीक्षण करना है, उसके बारे में जानकारी, उसका नाम लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे, शिक्षा लिखेंगे कि कितनी क्लास में है वो, उसका लिंग लिखेंगे, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य लिखेंगे कि वो सामान्य है, उत्तम है, या फिर कैसा है उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। फिर परीक्षण समय लिखेंगे कि परीक्षण का समय क्या है, परीक्षण की तिथि किस डेट में आप कर रहे हैं। प्रयोगकर्ता का परिचय। प्रयोगकर्ता का परिचय वो होता है, मतलब प्रयोगकर्ता आप होंगे, जो बीएड प्रशिक्षु होते हैं वो होते हैं प्रयोगकर्ता। आपकी एज क्या है, शिक्षा, एजुकेशन, है ना। उसके बाद व्यवसाय। व्यवसाय में आप शिक्षक, प्रशिक्षक लिख देंगे, है ना। उसके बाद आवश्यक उपकरण क्या है? आवश्यक उपकरण में आपकी परीक्षण पुस्तिका है। देखिए ये आपकी परीक्षण पुस्तिका है, इसको देख लीजिए। ये आपकी क्या है? परीक्षण पुस्तिका है ना। ये परीक्षण पुस्तिका है। इसमें क्या होते हैं? इसमें देखिए 12 के 5 सेट होते हैं, ABCDE, ये 5 सेट होते हैं। और इसका देखिए, है ना, ये 5 सेट होंगे। इसमें 12 करके आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें। और एक तरीके से ये समझ लीजिए ये रीजनिंग बेसिस होता है। रीजनिंग बेस होता है। इसमें आपको देखो जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आपको देखना है और इसको पूरा करना है कि इसको पूरा करने के लिए कौन सा इसमें से जो नीचे फिगर बने हुए हैं कौन से इसमें सेट होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जैसा फिगर कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे A1 का हमारा कौन सा आंसर आएगा? 4 आएगा। तो इसके लिए आपको एक उत्तर पत्रक मिलता है, ये होता है आपका उत्तर पत्रक। पहले जो प्रयोज्य आता है उसका नेम लिखवाते हैं, उसका प्लेस लिखवाएंगे, एज लिखवाएंगे, है ना। उसका टेस्ट बिगिन कब से स्टार्ट किया है टेस्ट, और उसकी डेट क्या है, बर्थ डेट क्या है, और टेस्ट समाप्त कब हुआ है ना। ये सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल उसकी फिल करा लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए इसमें दिया हुआ ना जो उत्तर पत्रक है ABCDE, 5 दिए हुए हैं और 5 में 12 आइटम होते हैं। तो देखो 12 दिया हुआ है और टोटल कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक, और इसमें 60 होते हैं जिसमें से हमारा 60 मार्क्स भी होता है। ईच नंबर 1 मार्क्स, मतलब जो अगर 60 आइटम्स हैं तो 60 मार्क्स के हैं। मतलब मिनिमम स्कोर कितना होगा? 1 होगा, मैक्सिमम स्कोर हमारा 60 होगा। ठीक है। इसके बाद ये हमारी है स्कोरिंग की। ये स्कोरिंग की है, इसको देखो, इसमें देखो A दिया हुआ है, फिर B है, फिर ये देखिए इस साइड आपका ये C दिया हुआ है, और
ये आपका, ये डी है आपका, ये डी है और ये आपका ई है ना। तो देखिए जब आप इन सब को फिल कर लेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद आप इसमें आंसर फिल करेंगे, है ना, जो भी आपको लग रहा होगा आंसर उस तरह फिल कर लेंगे। फिर देखिए स्कोरिंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपने ए वाला फिल कर लिया, ए वाला पूरा फिल कर लिया, तो अब हमारा जो इसमें ए आएगा, है ना, जो हमारा ए होगा, ये हमारा ए दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें सारे सही आंसर दिए हुए हैं, 1 का 4 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 1 होगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं, इसको मैच करेंगे, जो सही होगा उसमें, जैसे ये एक इस वाले में हमारा सही आया, हमने 4 ही लगाया है तो यहाँ पे ऐसे टिक सही का लगा देंगे। अदरवाइज अगर आंसर सही नहीं फिल होगा तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी तरह सारे आंसर्स को हम कैलकुलेट करके जितने सही होंगे, 12 में से जितने सही आते हैं उनको हम कैलकुलेट करके यहाँ पूरे 12 आइटम्स को लिख लेते हैं, है ना। ये सब पूरा लिख लेंगे, सब में लिख लेंगे। फिर ग्रैंड टोटल करते हैं कि मतलब टाइम कितना लगा है हमारा और टोटल हमारे कितने सही आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड देते हैं, है ना। देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर मैक्सिमम स्कोर फॉर ईच सेट, प्रत्येक सेट में, जैसे ए सेट है तो उसका मैक्सिमम स्कोर 12 है और मैक्सिमम टोटल स्कोर कितना है, 60 है, ठीक। तो इस तरह अब देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम, ये हमारी हो गई गणना कुंजी, ये सारी चीज़ें। फिर देखो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं कि प्रारंभिक तैयारी। सबसे पहले हम लोग जब प्रयोज्य को बुलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके साथ देखो सबसे पहले क्या कहेंगे, उसको परीक्षण से पूर्व परीक्षणशाला में पर्याप्त प्रकाश व शुद्ध हवा की व्यवस्था का अच्छा होना आवश्यक है, ठीक है। अच्छे शांत वातावरण में उसको बिठाएंगे। प्रयोगशाला का बाहरी मतलब वहाँ पे कोई आ जाना रहा हो, है ना, सब कुछ अच्छा हो वहाँ पे, छात्रों को उचित दूरी पे, ये नहीं कि सट सट के बैठे हैं बिल्कुल, वो कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ, है ना, तो उनको उचित दूरी पर बिठाएंगे। फिर देखो जब अब निर्देश देना है कि हम प्रयोज्य को कराने से पहले जब उसको परीक्षण कराएंगे तो उससे पहले क्या क्या निर्देश हम देंगे, उसको बताएंगे उसे कि तुम्हें एक परीक्षण पुस्तिका तथा उत्तर पत्रक दिया जाएगा। उत्तर पत्रक पर तुम्हारे संबंध में कुछ पूर्तियां हैं, उन्हें भरना है, हमने दिखाया था ना, जिसमें नेम और डेट ये सारी चीज़ें फिल करनी है। फिर जब तक कहा ना जाए तब तक परीक्षण पुस्तिका को खोलना नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का निशान अंकित करना है। इस परीक्षण पुस्तिका में ABCDE 5 प्रकार 5 सेट हैं बताए थे, जिसमें प्रत्येक सेट में 12 समस्याएं हैं। इस प्रकार कुल 60 समस्याएं हैं, जिसके एक भाग को यहाँ दिया है। आपको यह बताना है कि डिज़ाइन के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं जिसका सही टुकड़ा लिखना है। मतलब मैंने बताया था ना कि जैसे वो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें जो सही फिट हो रहा है उसको हम लोग टिक करेंगे। फिर यह परीक्षण आपको 40 मिनट में हल करना है, मतलब जो एक परीक्षण है उसको पूरे 40 मिनट में हल करना है। पहले सेट में सरल प्रश्न होंगे, क्रमानुसार प्रश्नों की जटिलता बढ़ती जाएगी। मतलब पहले वाला जो है, जो पहला ए वाला सेट है उसमें थोड़ा सरल होंगे, फिर थोड़ा सा कठिन होगा, और सबसे लास्ट वाला ई वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा कठिन होगा। प्रश्नों को शांत मन से हल करने का प्रयास करें, मतलब कोई भी परेशानी का अनुभव ना करें, आराम से धीरे धीरे उसको करेंगे। फिर उसके बाद प्रारंभ कहने पर शुरू करेंगे और बंद कहने पर कलम को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखो विधि क्या है, प्रयोज्य को समझाने के लिए 1-2 प्रश्नों को हल करके दिखाया जाएगा। मतलब अगर हमें सब्जेक्ट को समझाना है तो पहले हम खुद उसको 1-2 प्रश्न करके दिखाएंगे ताकि उसे समझ में आए कि कैसे करना है। फिर प्रयोज्य को एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, फिर हम एक उसको पुस्तिका दे देंगे। उसके बाद बताएंगे कि इसमें 5 सेट हैं, 12-12 प्रश्न हैं। उन 12 प्रश्नों में कई विकल्प दिए रहते, देखो 5-6 विकल्प दिए थे, जिसमें से एक को आपको चुनना रहेगा। प्रारंभ करने पर परीक्षण शुरू होगा और समाप्त कहने पर परीक्षण को बंद कर दिया जाएगा। उत्तरों का मिलान किया जाएगा, मतलब उत्तरों को मिलान करना है। जैसे मैंने बताया था कि अगर सही है, सही की जब आपको उत्तर कुंजी मिलेगी तो उससे आप देखेंगे कि अगर सही आंसर फिल किया है तो उसमें सही का टिक लगाएंगे, और अगर आपने गलत किया तो वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और फिर ग्रेड मिलने के बाद श्रेणी निकाली जाएगी, उसके बाद उसमें ग्रेड मिलेगा, है ना। फिर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आपका उत्तर सही है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और अगर नहीं सही है तो आपको कोई अंक उसमें नहीं दिया जाएगा।
फिर देखो सबको जोड़कर प्रयोज्य का कुल प्राप्तांक प्रत्येक सेट के लिए पता कर लेते हैं। अंत में कुल प्राप्तांक ग्रेड आयु वर्ग देखकर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, फिर परिणाम देखो कुल प्राप्तांक अब जितना टोटल करने पे आया, जितने सही आए थे आपके उनको टोटल करके आप लिखेंगे। प्रतिशतांक निकालना मैंने, आप लोग देख लीजिएगा, एक वीडियो में मैंने प्रतिशतांक निकालना बताया है, उसको देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका स्कोर 60 में से आपका 48 के अबव आता है तो आप उसको फर्स्ट में ही रखेंगे, है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट है और वर्ग कौन सा आएगा, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो मतलब वर्ग आपका उत्तम है। अब देखिए ये जो आपका परीक्षण था ये किया क्यों जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, उसका उपयोग आपको लिखना है। देखिए इस परीक्षण का उपयोग छात्रों की मानसिक उपयोगिता को समझने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा सरलता के साथ छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों को के बौद्धिक स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम में इस परीक्षण की सहायता ली जा सकती है। छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता लगाकर कोई भी अध्यापक उचित सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता चल जाएगा तो हम उसके अनुसार उसको सहायक सामग्री प्रदान कर सकते हैं। छात्रों की बौद्धिक स्तर के आधार पर दैनिक पाठ्य योजना, साप्ताहिक व वार्षिक योजनाएं बनाने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और आपका सैद्धांतिक पक्ष दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। एक थोड़ी सी चीज़ें और देख लीजिए बस, फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। ये आपका देखिए इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिन है। यह रेखा गणितीय आकृति और डिज़ाइन में होती है ना। 1956 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद हैं, ये आपको पता है। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। देखिए रेवेंस एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, मतलब जो आप कर रहे हैं, ये जो आपको मिला है ये आपका एडवांस वाला है। इसमें देखो कितने 6 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक के लिए ये अप्लाई किया जाए, मतलब एक 6 वर्ष के बच्चे से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के लोगों के ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये 11.5 वर्ष से 40 वर्ष के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फिर रेवन कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, ये 5.5 वर्ष से 11.5 वर्ष के बच्चों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ओके ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको यूज़फुल लग रही हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए कि कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, है ना, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो भी आप लोग अगर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।